नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के शरीर के बारे में, उसके रक्त के बारे में, खून के बारे में एकदम खून खून कर दिए, पूरा खूना खून कर दिए, एकदम मचा दिए कहर कोहराम। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं रक्त या ब्लड के अगले हिस्से पर। सर हम थोड़ा रक्त को अब हम ब्लड के पार्टिकल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए सर, हम देख रहे हैं आपका ब्लड। रियल में ब्लड क्या होता है या रुधिर क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? ठीक, हाँ सर। चलिए तो आप लोगों के लिए जो डायग्राम में लेके आया था फिर से लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड कहाँ गया भैया हमारा? ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। सर ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है दोस्त, तो आइए इसी को इमेज में ले जाते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ सर, मैं इमेज पे इमेज लगाऊंगा और आप धीरे धीरे सब चीज़ को समझते जाएंगे। ठीक, हाँ सर। एक इमेज लगा दिया मैंने सर। ये वाला लगा दिया। चलिए ये वाला लगा दिया ब्लड का। धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको, एकदम ठंडे दिमाग समझते चलिए। सर ये ब्लड है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब आपके सुई से आपको खून निकाला जाता है सर लाल कलर का पूरा दिखता है, फिर हम ऐसा कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं जिसकी वजह से उसमें इसका पीला हिस्सा अलग हो जाता है, उसका लाल हिस्सा अलग हो जाता है और वाइट वाला हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक, ये दोनों के बीच ऐसा कोई कोटिंग बन जाता है। ठीक, चलो सर, आप जब किसी ब्लड को, आपको पता है कि सर आपका रुमाल कहाँ है? सर हाँ, मेरा रुमाल। चलिए हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाऊंगा सर, टेंशन की कोई बात ही को नहीं छोड़ रहे। हाँ बेटे, ये है मेरा रुमाल। ठीक है, ये है मेरा सर, ये आपका रुमाल सर, रुमाल है मेरा। हाँ ठीक है, अब इधर चलिए मान लीजिए मेरे रुमाल से, ये मैं रुमाल को मेरे खोला, तो इधर खोल लिया सर, ये ऐसा 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 बना लिया। मान लीजिए मैं अपने रुमाल के एंड पे ऐसा करके चाबी बांध दिया, चाबी से बांध दिया। ठीक है सर, और अब मैं इसको जोर से घुमा रहा हूँ सर, ऐसे 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 ऐसे। तो बताइए, अगर गांठ जहाँ मैं चाबी बांधा हूँ अगर वो खुल जाए तो चाबी किधर फेंकाएगा? सर चाबी सर बाहर की ओर फेंकाएगा। तो सर क्यों फेंकाएगा सर? क्योंकि रुमाल से वो भारी है सर, तो जो भारी चीज़ है वो बाहर की ओर फेंकाएगा, बाहर की ओर बैठ जाएगा। ठीक है बेटे, सर पहला चीज़। दूसरा सर, आप जो घुमा रहे हो आप क्या कर रहे हो सर? इस समय मैं इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा हूँ। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अपकेंद्रीय बल। अगर केंद्र की ओर बल लगाता तो अभिकेंद्रीय, केंद्र से दूर की ओर बल लगाया तो अपकेंद्रीय। तो केंद्र से बाहर की ओर फेंकाएगा, बाहर की ओर बल लग रहा है इसमें तो अपकेंद्रीय। तो बस अब यही समझिए, जब भी किसी भारी पार्टिकल्स को आप गोल 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 घुमाएंगे, तो जो भारी पार्टिकल्स है, वजनदार पार्टिकल है, वो या तो नीचे बढ़ जाएंगे या चारों दीवार पे चिपक जाएंगे। बस वैसे ही आपके ब्लड में भी जब सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट में इसको तेजी से घुमाया जाता है तो इसका जो भारी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है और इसका जो हल्का पार्टिकल है, द्रव लिक्विड वाला हिस्सा है, वो ऊपर आ जाता है। और जो लिक्विड वाला हिस्सा है जो ऊपर आ गया, जो कणिका वाला बताया था, ब्लड में दो हिस्से होते हैं, एक आपका लिक्विड वाला, एक आपका सॉलिड वाला। ठीक, एक आपका लिक्विड वाला तरल वाला, एक आपका सॉलिड वाला ठोस वाला। सर लिक्विड वाला जो हिस्सा होता है सर उसे ही आपका प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस वाला हिस्सा होता है सर उसे ही आपका कहते हैं कणिकाएं या कोशिकाएं या कार्पुसल्स। सर जो लिक्विड वाला हिस्सा तो प्लाज्मा आ गया सर। और सर जब आपका ये कणिका वाला हिस्सा है जिसमें ये लिखा हुआ सर आपका यहाँ पे देखो, गलत, इसको कितना गधा है कि 55-45 ऑटोमेटिक 100 हो गया, तो उसको लिखा है 1% और कुछ लिख दिया है। भाई दोस्त यहाँ 44 आएगा दोस्त, और 44 कहीं यहाँ 44 लेता है। मैं बताया था एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी है,
उसको कहीं 44 लेता है, कहीं 40 लेता है। और ये चित्र की बात, बच्चा है, माफ़ कर देते हैं उसको, हम तो आपको सही बताने वाले हैं ना, तो आप क्यों चिंता करते हैं। ठीक, हाँ सर। क्या सर एकदम रुमाल एकदम चपोत चपात के रख रहे हो भाई? मेरे को अपना हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में जमा के रखना पसंद है, ताकि अंधेरे में भी मैं अपना हर एक सामान उठा सकूँ, यूज़ कर सकूँ। मैं अपनी हर चीज़ों को बहुत अच्छे से जमा के ही रखता हूँ, ताकि अगर अंधेरा भी हो जाए मेरे चारों ओर ना, तो मेरे को जो चीज़ चाहिए वो अंधेरे में मैं जा करके ले सकूँ। ठीक, चलिए, मेरे को हर चीज़ सोच समझ के मैं जमा के रखता हूँ। चलिए, तो पहले तो इसका कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं। सर 55% प्लाज्मा होता है। सर प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, तो सर पीला होता है। सर हल्का पीला होता है इसका कलर, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। तो प से प्लाज्मा, 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 बलमा, सजना, प्लाज्मा, प से प्लाज्मा, प से पीला, प से 55%। हाँ सर। तो आपके जो ब्लड है उसमें 55% हिस्सा लिक्विड वाला हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे सर, ब्लड में दो हिस्से होते हैं सर, एक आपका तरल वाला लिक्विड वाला हिस्सा होता है, सर एक आपका सॉलिड वाला ठोस वाला हिस्सा होता है। सर तरल वाला जो हिस्सा होता है इसमें केवल और केवल प से 55% प्लाज्मा ही होता है। मतलब सॉलिड वाला हिस्सा होता है इसमें सर आपका एरिथ्रोसाइट, आपके आरबीसी को बोलते हैं, ये होता है। सर प्लेटलेट्स, तो सर प्लेटलेट्स है तो वो होता ही है। सर ल्यूकोसाइट आपका डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, अर्थात आपके ब्लड में ठोस पार्टिकल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेट लिखा हो, प्लेटलेट्स होता है वो, ठीक है। ठीक, हाँ सर। तो और ये पूछ ले, और दोनों जिस हिस्से से सेपरेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बफी कोट। तो एक कोट हो गया, एक लेयर बन गया। हाँ सर, किसका? बफी, तो बफ जैसा। ठीक, हाँ सर। ठीक है, पूछ लेगा बफी कोट, तो बफी कोट से अलग होता है क्या? प्लाज्मा और लिक्विड और सॉलिड वाला पार्ट किससे अलग होता है? बफी कोट से अलग होता है। ये क्वेश्चन बन गया। सर रक्त के सॉलिड पार्ट में क्या पाया जाता है? सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हाँ सर। लिक्विड पार्ट में क्या पाया जाता है? सर प्लाज्मा पाया जाता है। सर ये क्वेश्चन हो गया। रक्त के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड। ये क्वेश्चन हो गया। फिर सर आपका क्वेश्चन अब आएगा, आइए क्वेश्चन अब लेके आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और था जो पीछे बताना था, बोलता था फिर से कि सर आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हो आप आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट के नाम से। सर डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के रूप में जानते हैं, ल्यूकोसाइट के रूप में डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। फिर सर प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो लिखा है सर प्लाज्मा में मोस्टली वाटर, माने सर्वाधिक प्लाज्मा में भी 90 से 92 से 95% आपका सर वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लगभग 90 से 92%। उसके अलावा सर प्रोटीन्स पाया जाता है। सर प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन, ठीक है एल्बुमिन, हाँ सर ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है। पूछेगा कि बताइए आपके बॉडी में जो एल्बुमिन है, रक्त में एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में। तो लिखेंगे सर प्लाज्मा में। इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, माने आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे कुछ कुछ चीज़। और डिजोल्व गैसेस, कुछ घुली हुई गैसें पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उनको ही परिवहन करता है। अर्थात आपको क्या समझ में आया कि सर केवल आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वही गैसों का परिवहन नहीं करती है, उसके अलावा सर थोड़ी मात्रा में ही सही सर मैंने आपका डिजोल्व गैसेस मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल करके प्लाज्मा भी परिवहन करती हैं, का ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो समझ में आया? हाँ सर, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, छोड़ते हैं, वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से चिपकने के साथ साथ आपके प्लाज्मा में भी डिजोल्व हो जाते हैं, रक्त के लिक्विड वाले पार्ट में भी डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, हाँ सर। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में सर। इतना सारा क्वेश्चन आपको पता चला? हाँ सर। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर। सर्वाधिक प्लाज्मा में क्या होता है? सर वाटर होता है सर। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो दोस्तों, सर ये आपका आरबीसी, सर ये आपका डब्ल्यूबीसी, और ये सर आपका प्लेटलेट्स। तो पहले क्वेश्चन यहाँ से इनमें सर सबसे छोटा कौन है? चलिए ये दोनों कंफ्यूज है, ये तो पता चलिए ये सर सबसे छोटा है सर।
एक ठो, दो ठो, इतना छोटा छोटा है सर, 3 ठो। हाँ सर, इसका पता चल गया कि सर हल्का चपटा हुआ कौन सा, चपटा जो संरचना, ये तस्तीदार या कटोरी नुमा संरचना किसको होती है सर? आरबीसी की होती है। देखिए अंदर गड्ढा जैसा है, अंदर गड्ढे जैसा है सर, ऐसा करके। ठीक, हाँ चलिए इतना आप समझे, बहुत ही इससे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन निकल गए आप लोगों के लिए, इतने सारे क्वेश्चन बहुत हैं, दिक्कत टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब आते हैं इसका थोड़ा कैलकुलेशन सही करते हैं। सर 55% प्लाज्मा, ये बात तो सही है दोस्त। सर एरिथ्रोसाइट जो है सर, ये आरबीसी जो है सर, ये बेटा 41% आप लोग मेरे तरफ से याद रखिए, और एग्जाम में अगर 45% भी दे दे तो वो भी सही ले लेंगे, अगर 41 नहीं दिया है तो दोनों याद रख के चलिए, और दोनों दे दिया 41 45 तो 41 लेके जाएंगे। ठीक, हाँ सर। सर तो 41 लेंगे तो बाकी बचे हुए 4% में आपके प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे, तो प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे, बाकी बचे 4% में। अगर आप आरबीसी को 40% लेंगे, और अगर यहाँ 45 नहीं है, मैं भी गलत लिख दिया, 45 नहीं है, 44, या तो आरबीसी 40% होगा या आपका 44% होगा। 41 लेंगे तो 4% आपका डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिला करके होगा, और अगर 44% लेंगे आप आरबीसी तो आपका केवल 1% होगा प्लेटलेट्स और आरबीसी। ठीक है सर, समझ गए सर, क्योंकि अलग अलग बॉडी का सर रेशियो होता है, इसलिए ये इतना वेरी कर रहा है, कहीं 40 कहीं 44, 3% का, 1 और 4 3% का। हाँ सर, बाकी मेनली आपका याद रखेंगे सर 55% प्लाज्मा, 41% आरबीसी, सर आपका 4% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये हो गया। ठीक, हाँ सर। उसे ब्लड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है 55%, उसके बाद क्या पाया जाता है? तो उसके बाद 41% आरबीसी पाया जाता है। क्लियर हो गया? और फिर इनमें कौन सा पाया जाता है ज़्यादा है, सब बता देंगे, टेंशन मत लो। और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर या पानी पाया जाता है। हाँ सर, जितना अंदर घुस के पूछे। ठोस वाले लिक्विड वाले पार्ट में क्या है? तो प्लाज्मा। ठोस वाले में आरबीसी। ठोस में सबसे ज़्यादा क्या? तो आरबीसी। ठीक, हाँ सर। सबसे छोटा कौन होता है? तो प्लेटलेट्स। हाँ सर। डब्ल्यूबीसी के सर 5 प्रकार होते हैं सर। हाँ सर, 5 प्रकार के होते हैं सर। चलिए, आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है सर। हीमोग्लोबिन में सर आपका हीम नामक जो प्रोटीन है उसमें सर आपका आयरन पाया जाता है धुंधु आयन फेरस के रूप में। हाँ सर। चलिए, इतना सारा क्वेश्चन आपको दे दिया मैं, तो आइए बातें आपके नेक्स्ट हिस्से पर हम दोस्त। ठीक, क्या अगर मैं ऐसे पढ़ाना चालू करता हूँ ना, मैं क्यों पता आपको नोट्स क्यों देखता हूँ? क्योंकि ऐसे पढ़ाने लग गया तो मैं इतना सारा चीज़ बता दूंगा ना जिसका कोई सीमा नहीं है, इसलिए नोट्स पकड़ता हूँ ताकि आपको सिस्टमेटिक वे में कुछ दे सकूँ। नहीं तो मैं तो पढ़ाना चालू किया तो मैं बहते जाता हूँ, बहते बहते फिर मैं सब बताने लग जाऊँगा, एक ही चैप्टर में सब खत्म कर दूंगा। मगर बच्चों का सर घूम जाएगा वैसे में। ठीक है, चलिए लिखेंगे सर, रुधिर या ब्लड का 2 हिस्सा होता है, एक होता है लिक्विड वाला या तरल वाला, सर दूसरा होता है आपका इसका सर सॉलिड वाला, सर ठोस वाला। ठीक, हाँ सर। सर लिक्विड वाला हिस्सा है सर ये आपका 55% होता है, सॉलिड वाला जो हिस्सा है सर आपका 45% होता है। 55 + 45 जोड़ेंगे तो 100% आपका ब्लड हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें जो 55% में केवल आपको सर प्लाज्मा याद रखना है। ठीक, और सर यहाँ को 45% में सर आपको ठोस में क्या क्या पाए जाते हैं, तो लिखेंगे सर ठोस वाले में आपके सेल्स या कॉर्पुसल्स, सर सेल भी बोल रहे हो, कॉर्पुसल बोल रहे हो, या लगा दियो दोनों में, क्यों सर? पर सर आप इसको कोशिका भी बोल रहे हो,
और सर यहाँ पे आप कणिका भी बोल रहे हो सर, कणिका। कोशिकाएं या कणिकाएं, तो कोशिका या कणिका बोल रहे हो आप सर, कणिकाएं या कोशिकाएं आप बोल रहे हो सर। ऐसा क्यों सर? ये आगे आपको बता, चलिए ये बताता हूँ। आरबीसी आपको पता है, आरबीसी होता है सर। सर आरबीसी में आपको बताया था कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और सर किसी भी सेल या कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो बताइए, जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और सेल में आपके न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मगर है तो आरबीसी एक सेल ही, और उसमें अगर न्यूक्लियस और आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या थोड़ा कोई अलग सा शब्द दे सकते हैं जिससे इसका एक अलग पहचान हो जाए? इसीलिए यहाँ पे कॉर्पुसल्स या कणिकाएं शब्द उपयोग करते हैं हम। समझ में आ गया बात? हाँ सर। सर बाकी पूरे कणिका ही क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं, या कुछ चीज़ों और छोड़ करके बाकी कोशिकाएं की अधिकांश चीज़ें इस आरबीसी में पाई जाती हैं, इसलिए उसे कॉर्पुसल्स भी पूरा नहीं बोलते हैं, इसलिए सेल भी कहा जाता है उसे। इसलिए दोनों लेके चलते हैं। आपको अंतर पता चल गया, कोशिकाएं क्यों लिख रहे हैं, कणिकाएं क्यों। आप किसी अपने दोस्त से पूछेगा, बता आरबीसी कोशिका है या कणिका है, वो बोलेगा नहीं कोशिका है, तो बोला कणिका क्यों नहीं, कणिका है तो कोशिका क्यों नहीं। फिर आप बताना बेटा दोनों ही चीज़ है, और दोनों में से कौन क्यों है ये बताइएगा। कि सर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए उसको कोशिका की जगह कार्पुसल बोला गया। उसके अलावा सारी चीज़ कोशिकाओं वाली इसमें है, इसलिए इसको कोशिका भी कहा जाता है। क्लियर? हाँ सर। इसमें क्या क्या पाई जाती है लिखेंगे आप। इसमें पाया जाता है आपका आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आपका प्लेटलेट्स। ठीक, क्लियर हो गया? आरबीसी रेड ब्लड सेल या कार्पुसल, वाइट ब्लड सेल या कार्पुसल, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल माने लाल रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल माने श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही याद रखिए आप फिलहाल अभी के लिए। ठीक, तो बिम्बाणु करके बोल दूंगा तो आप लोग हिल जाएंगे। चलिए, तो सब पढ़ेंगे, सबको हम अंदर से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करना चालू करते हैं, प्लाज्मा का, जो कि इसका पीला वाला हिस्सा है। और आप देखिए सर, कोरोना काल में आप बहुत सुने होंगे कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है वो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को अपना प्लाज्मा डोनेट करे। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा डोनेशन चला था कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया, ठीक हो गया मतलब उस कोरोना वायरस के खिलाफ उसकी बॉडी में लड़ने के लिए उस कोरोना वायरस से एंटीबॉडी बन गया। ठीक, एंटीबॉडी क्या समझिए, आपके बॉडी में बाहरी बीमारी से लड़ने के लिए जो आप सुरक्षा गार्ड पाले रहते हैं, समझिए वही आपका एंटीबॉडी है। ठीक, हाँ सर। तो बाहर से जो भी कोई वायरस आएगा उसको मारने के लिए एंटीबॉडी आ जाएगा। तो वायरस का, कोरोना का वायरस आया शरीर में, उसको मारने के लिए एंटीबॉडी आ गया और उसको मार दिया, मतलब मारने में सफल हो गया। मतलब आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बना, आप ठीक हो गए, मतलब आपको आपके वायरस को मारने में सक्षम हो गया। आपके शरीर का एंटीबॉडी, अर्थात आपके खून में वो क्षमता आ गई कि आप कोरोना के वायरस को मार सकते हैं। ठीक है सर। साथ वो जो बॉडी वाला हिस्सा, एंटीबॉडी वाला हिस्सा, वो ब्लड के लिक्विड वाले हिस्से में पाया जाता है, जिसको आप प्लाज्मा बोलते हैं। इसलिए कहा जाता था कि जो व्यक्ति कोरोना होकर के स्वस्थ हो गया है वो अन्य बीमार व्यक्ति को अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो आप समझ गए सर, प्लाज्मा डोनेट करें क्यों बोलते थे। हाँ सर, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमको हो गया कि कोरोना काल में क्यों प्लाज्मा डोनेशन चलता था। ठीक, हाँ सर। ठीक, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा डोनेट क्यों बोलते हैं, एंटीबॉडी आपको पता चल गया। एंटीबॉडी कुछ नहीं, हमारे शरीर के अंदर के बॉडी गार्ड हैं जो बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया सबको मारते हैं। इतने आप समझ के चलेंगे। हाँ सर, उसका नाम ही सर बॉडी, मैंने बॉडी बिल्डर, तो मारेगा ही सर, रक्षा करेगा। हाँ सर। तो चलिए आइए हम आते हैं आपका सर प्लाज्मा में। प्लाज्मा में हम आते हैं। चलिए दोस्त, सर इसके ये पहली बात, इसके बाद सर यह एक तरल भाग है रुधिर का, यह तरल भाग है। दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक, तो बोल दिया भाई तरल भाग है। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक, हाँ सर, लिख ही देता हूँ यार, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। पीछे पढ़ाया फिर भी लिखना पड़ता है यार, बताओ। चलो दूसरा,
इसका रंग सर 100 बार तो बताया सर, इसका रंग हल्का पीला होगा, हल्का पीला होगा, पीला होगा। प से प्लाज्मा, प से पीला, याद भी करवाया सर, कितना बार पढ़ा होगा सर। सोचो कितना बार रिवीजन हो जाता है तुम लोग का। और सर इसका पीला कलर क्यों होता है, तो सर इसका इसमें एक वर्णक होगा, पिगमेंट होगा। आपको सर किसी भी चीज़ का कलर सर किसी न किसी वर्णक या पिगमेंट की वजह से होता है, तो इसका पीला रंग जिस वर्णक की वजह से होगा। अब बताइए सर पित्ताशय या पित्तरस का रंग सर आपका हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का हरा होता है। तो सर हल्का हरा होता है, तो हरा को मैं H से लिखा था और पीला को सर मैं P से लिखा था। सर पीला से बताया सर प्रतीक सर बताए थे आप सर, है ना। या हरा से बताया सर होमवर्क, तो बताए थे सर बिली, दोनों में सर बिली होगा। मैं W से वर्ड इन, तो वर्ड इन, हाँ सर W से वर्ड इन, ठीक, हाँ सर। तो हरा कलर सर बिलीवर्डिन पिगमेंट या वर्णक की वजह से मिलता है। और सर आपको पीला कलर जो है, मेरे नाम का अक्षर था सर आपका बिली, मैंने प्रतीक, तो PR है ना सर, मेरा नाम था सर प्रतीक सर, तो मेरे नाम का पहला अक्षर P, दूसरा अक्षर R था, तो बताया था मैं सर PR करके या PVR करके। तो पीला कलर P से पीला कलर आपका सर बिली, सर बिली दोनों में कॉमन था, इसलिए बिली को आप छोड़ दिए थे। और यहाँ था रूबिन, इसलिए आप रूबिन का R लिखे थे और वर्डिन का W लिखे थे। तो हरा कलर सर जब वर्डिन से मिल रहा है, बिली वर्डिन से, और पीला कलर बिली रूबिन से मिल रहा है, और यहाँ भी सर आपका हल्का पीला ही बोला है, तो सर यहाँ भी क्या होगा आपका बिली रूबिन ही होगा ना दोस्त, क्योंकि बिली रूबिन ही वो पिगमेंट है जो पीला कलर देता है, हल्का पीला कलर। तो हाँ सर, सिंपल सी बात है सर। तो पित्तरस का भी कलर यहीं से होता है, ये भी आपको सब यहीं से होता है, ठीक, हाँ सर, बिली रूबिन की वजह से होता है सर। क्लियर, चलो दोस्त, चलो इतना याद करवा देता हूँ, यहीं पे बताओ तुम लोग को मैं, ठीक। कि प से पीला, तो P से पीला, और R बिली दोनों में कॉमन है, तो R पर रूबिन, तो PR, तो प्रतीक सर का नाम ही है PR सर, PR सर, तो प्रतीक सर, हाँ सर। तो पीला कलर रूबिन की वजह से होगा, याद करवा दिया आपको सर। चलो देखो सर, संगठन, संगठन में इसमें क्या क्या होता है लिखेंगे हम। तो सर आपके प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होता है, मैंने कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज़ों से मिलके आपका प्लाज्मा बना है। सर इसमें सबसे ज़्यादा सर आपका वाटर या पानी होता है सर, मैं आपको बताया था, हाँ सर। सर फिर आपका सर प्रोटीन होता है, सर आपका प्रोटीन, आप बताए थे सर प्रोटीन होता है, पीछे आप दिखाए थे, हाँ सर। फिर सर आयंस होता है सर, आयंस, ठीक, आयंस होता है सर, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सब, हाँ सर। सर आपका ग्लूकोज होता है सर, ग्लूकोज, सर ग्लूकोज तो रक्त सर सेल तक पहुंचाता है ना, तो सेल तो सर एनर्जी बना लेता है, अरे दोस्त, तो रक्त भी तो एक सेल, किसी न किसी सेल कोशिका से मिलकर बना है, तो उसको भी तो ग्लूकोज का जरूरत है एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज होगा ही ना। तो वो ग्लूकोज जिसको एनर्जी बनाने के लिए जरूरत है, वो इसी प्लाज्मा में रहता है। क्लियर, हाँ सर। हालांकि इतना डाउट तो आपके मन में आएगा ही नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ मेरे को पता है ना, नहीं आता फिर मैं आपका हर डाउट आने से पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। आपके डाउट आएंगे नहीं, उससे पहले मैं हर डाउट का क्वेश्चन दे देता हूँ, जो नहीं आए हैं और जो आने वाले नहीं है उसका भी दे देता हूँ। तो आपका प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% वाटर या जल पाया जाता है, लगभग 8 से 9% आपका प्रोटीन पाया जाता है, और आयंस एंड आपके जो ये हैं ग्लूकोज, ये दोनों मिला करके आपका लगभग 1 से 2% पाया जाता है, ठीक, हाँ सर। तो मान लीजिए 90% आपका वहाँ पानी, 8% प्रोटीन, तो 90 8 98, और 2% आपका ये आयन ग्लूकोज, 90 8 98 2 100%, अर्थात 100% प्लाज्मा में मुख्य रूप से यही चार चीज़ें हमको देखने मिलती है। तो ये कभी क्रम पूछ लेगा इसको भी, बताइए प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो पानी, उससे कम प्रोटीन, उससे कम आपको पूछेगा तो आयंस ग्लूकोज, आयंस एंड ग्लूकोज, ऐसा करके, ठीक, हाँ सर।
इसमें परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस क्रम याद रखिए, सबसे ज़्यादा पानी, फिर प्रोटीन, फिर आयंस और ग्लूकोज। बस पानी का याद रखिए 90 से 92% होता है प्लाज्मा में पानी, और प्लाज्मा खुद ब्लड का आपका कितना होता है 55%, अर्थात तो ब्लड में आपके सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी सर, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाई जाती है, उस प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी पाई जाती है, अर्थात आपके रक्त में भी सबसे ज़्यादा पानी पाई जाएगी। समझ में आया बात? हाँ सर। चलो दोस्त, अब मुद्दा आता है इसमें कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो चलिए भाई, मेरा काम वो है, वो भी लिखा देता हूँ। क्या छोड़ूंगा मैं, लिखिए प्लाज्मा की संरचना लिखिए, या कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में पढ़ाए थे सर, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में पढ़ाए थे ना? हाँ सर। तो सर पानी तो पता चल गया, हाँ सर। उसके अलावा आपका था आयंस था सर, उसके साथ था अलावा सर आपका था प्रोटीन था सर, प्रोटीन, और सर उसके अलावा था सर आपका ग्लूकोज। सर सबसे ज़्यादा पानी, तो सर सबसे ज़्यादा था आपका वाटर, वाटर बोलते पानी, आयरन, प्रोटीन, सर आपका ग्लूकोज। सर ग्लूकोज इसका फुल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसी के मॉलिक्यूल बनाना है तो आप फार्मूला लिख लेंगे CnH2nOn, इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। ठीक, मैंने हमें रख दिया 12, सर C12H24, फिर O आपका फिर 12, तो ये आपको ग्लूकोज का देखें जस्ट डबल हो गया, तो माल्टोज हो गया। ये समझ में आ गया बात? हाँ सर। चलिए, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को माल्टोज कहते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है। और जब आपको ग्लूकोज के साथ आपका पता है आपको सर, जब हमारा ग्लूकोज के साथ ही हमारा ऑक्सीजन मिलता है तो हमको क्या प्राप्त होता है कोशिका या सेल में सर, हमको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वेस्ट के रूप में, सर हमको H2O जल निकलता है वहाँ से, तो हाँ सर, और हमको मिलता है सर वहाँ से ऊर्जा, एनर्जी, ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और सर ATP को ही हम आपका करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी, या आपके ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। सर पूरे शरीर में आपको पता है सर 38 में से 36 वाला कॉन्सेप्ट 2 ATP लॉस होगा, और मसल मांसपेशी वाले में से 4 में से 2 ATP बनता है, 2 ATP यहाँ भी लॉस होता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं रेस्पिरेटरी वाले में, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए, ग्लूकोज वाला काम तो खत्म हो गया। आइए, प्रोटीन में क्या क्या प्रोटीन पाए जाते हैं ये पूछ लेता है आपसे। भाई आपके ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ब्लड में प्रोटीन माने प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा आपके ब्लड का हिस्सा है इसीलिए, तो इसलिए इसको ब्लड में भी कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो पूछेंगे आपसे। अभी सर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे फाइब्रिनोजन को ना सर, फाइब्रिनोजन सर कहीं ना कहीं सर ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका हेल्प होता है ना सर, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड थक्का जमने में, ब्लड को जमने में, ऐसा कुछ यूज़ हुआ क्या सर? तो देखेंगे, आप देखिएगा आगे होता है कि नहीं होता है। तो फिर आपका सर एक है फाइब्रिनोजन, तो फाइबर शब्द से बना है, फाइबर बताया था, पता होता है रेशा होता है फाइबर, इसी फाइब्रिनोजन बना है। हाँ सर, इसी में एक और लिखिए फिर सर ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन। सर आपका तीसरा एल्बुमिन, एल्बुमिन,
तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। ठीक, हाँ सर। तो तीनों याद रखेंगे। ब्लड में आपको कौन कौन सा पाया जाता है? ठीक है सर। तो कैसे याद रहेगा सर? एजी फायर लग गया है, एजी आग लग गया है, तो ए से एल्बुमिन, जी से ग्लोबुलिन, आया फायर लग गया, फायर से आपका फाइब्रिनोजन, तो एजी आग लग गया से याद रखेंगे, एजी फायर लग गया है। ठीक, हाँ सर। आयंस क्या क्या पाए जाते हैं? तो आयंस पाए जाते हैं सर आपके कैल्शियम, सर आपके मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम है, मैंगनीज नहीं। मैंगनीज होता है Mn, तो मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम बोल रहा हूँ मैं। तो कैल्शियम जो हड्डी को चाहिए, मैग्नीशियम, और आपके क्लोरीन। ठीक ठीक। ये मेजर है। पानी आपका सर 90 से 92% होता है, ये तो आपको पता ही है। सर आपका प्रोटीन जो सर आपका 8 से 9% होता है, आपको पता ही है ना। तो 90 से 92% पानी, 8 से 9% आपका प्रोटीन, और आयंस और ग्लूकोज मिला के आपका 1 से 2%। ठीक, हाँ सर। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के आपको पूरा कंपोजिशन पता चल गया, बात खत्म सर। चलिए भैया, अब हमें जो तीन, ये सब तो सर कॉमन है, पानी को तो हम जानते हैं, आयंस का तो भाई काम क्या है, मैटर का ग्लूकोज आप बता दिए। मेन सर प्लाज्मा में जो जानने लायक चीज़ है वो ये 3 चीज़ है सर, 3 प्रोटीन की, इनका क्या क्या काम है तो ये हम जानते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन की भूमिका, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे दोस्त, पर्चा खोल पढ़ाएंगे पूरा। प्लाज्मा में प्रोटीन की भूमिका, भूमिका मेरी कॉलेज में सिस्टर बनी थी, उनका नाम है, हर साल मुझे राखी बाई पोस्ट भिजवाती हैं, वो रायपुर में रहती हैं, फिर भी मुझे बाई पोस्ट राखी भिजवाती हैं, गेप नहीं करती हैं कभी भी। तो वही मेरी सिस्टर है भूमिका, तो उनको ये क्लास, आज का क्लास उनको समर्पित है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो भूमिका यदु जी मेरी बहन, आपको ये आज का क्लास समर्पित है। ठीक, चलिए सर 3 तो इसमें पढ़ाए थे सर हमको, एक पढ़ाए सर प्लाज्मा प्रोटीन, 3 पढ़ाए। रोल ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मेटिक प्रोटीन, तो रोल ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, है ना। तो प्रेजेंट इन नहीं लिख रहा हूँ, प्रोटीन इन प्लाज्मा लिख दे रहा हूँ। चलिए सर, एक आप बताएं सर फाइब्रिनोजन, सर एक आप बताएं सर ग्लोबुलिन, सर एक तीसरा बताएं सर एल्बुमिन। ठीक है सर, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन हिंदी में लिख दिया था पीछे, फिर से नहीं लिख रहा हूँ। चलिए सर फाइब्रिनोजन आप बोले सर फाइबर माने सर कहीं ना कहीं इसका काम ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज़ होता है सर। ठीक सर, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का पूरा यही नहीं जमाता, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें एक चीज़ फाइब्रिनोजन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। सर कैसे? मान लीजिए सर, ऐसे समझा रहा हूँ, फिर तो पढ़ाऊँगा ही। ऐसे मेरा हाथ है, यहाँ से मेरा हाथ कट गया तो यहाँ से खून निकल रहा है, अब इसी छेदे को बड़ा कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ऐसा छेदा है, ये कट गया मेरा, है ना, ये उसी तक दिखा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया सर, यहाँ पे सर कट गया है, ये काट दिया मैं। हाँ सर, तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन सर फाइबर मन रेसा, हाँ सर फाइबर मन रेसा, तो रेसा आएगा, और यहाँ पे जो कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे आपका ऐसे 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 पूरा जाल बना देगा, मकड़ी के जैसा पूरा जाल बना देगा। इसमें और कुछ चीज़ आके जुड़ेगा, तो बताइए जाल बन गया। तो रक्त क्या, जैसे ये खाली जगह था तो यहाँ से जितना आसानी से निकल सकता था, अब अगर वहाँ जाल बन गया ऐसा तो निकलेगा, या मैं ऐसा बहुत सारे जाल बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हाँ सर, ऐसे ही ये मदद करता है आपके जाल बना करके आपके रक्त को रोकने में। ठीक, चलो यहाँ समझा दिया, बाकी आपको ब्लड क्लॉटिंग में अलग से समझा दूँगा बहुत अच्छे से, पूरा इमेजिन हो जाएगा पूरा कैसे काम कर रहा है। चलिए भैया, ग्लोबुलिन में लिखेंगे आप
आपकी जो स्किन चमकती है ना, ग्लो करती है, ग्लो। तो लिखिए सब, मतलब सब रटा देंगे यार, कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा सर। स्किन की चमक, आपकी जो स्किन चमकती है ना, वो ग्लोबुलिन के वजह से चमकती है। बोलते हैं ना इसी चेहरे में बहुत चमक है, तो चमक इसी ग्लोबुलिन की वजह से होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि रक्त, इसके चेहरे में बहुत खून है, मतलब चेहरे में बहुत खून है, चेहरे में बहुत चमक है। खून क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज को पता था कि खून में ग्लोबुलिन है, और वही चेहरे की चमक बढ़ाता है। ठीक, तो चलिए, स्किन की चमक सर क्यों बोलते हैं कि बहुत अधिक पानी पियो, ताकि पानी पियोगे तो आपके चेहरे का चमक बढ़ेगा, आपका स्किन ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सब सर ये वाटर में पिएंगे तो वाटर जाएगा, वाटर से आपको ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 92% हिस्सा पानी है, उसी में ये सब रहेंगे। तो जितना पानी पिएंगे सर उतना ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए सर। ठीक, तो ग्लोइंग स्किन, तो ग्लो ऑफ स्किन इसकी वजह से संभव है। ठीक, तीसरा लिखेंगे आप सर प्रतिरक्षी, जिसका बात में कराया था सर। प्रतिरक्षी मने प्रतिरक्षी रूप में आप नहीं समझ पाएंगे, मतलब लिखूंगा मैं यहीं पे आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बताया था मैं। क्या सर हमारे शरीर में अगर वायरस आया तो सर एंटीबॉडी बनता है, तो बॉडी वाला सर माने बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर जो एंटीबॉडी बना वही उस वायरस से जाके लड़ता है। तो एंटीबॉडी किस में होता है? वो ग्लोबुलिन में होता है। ठीक, हाँ सर। इसलिए क्यों बोलते हैं भाई, जिसका एंटीबॉडी ज़्यादा बन रहा है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, मतलब उससे हम ग्लोबुलिन ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, तो क्यों बोलते हैं यार वो आदमी कितना चमक धमक रहा है, मतलब कितना स्वस्थ तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट है। और जैसे हम बीमार पड़ते हैं हमारा चेहरा कैसे उतर जाता है? क्योंकि हमारे पानी कमी हो गई, पानी कम हुई तो ग्लोबुलिन की कमी हो गई, ग्लोबुलिन कम हुई तो हमारा एंटीबॉडी कम हो गया, तो इसलिए हम बीमार पड़ गए। तो सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। और आपका जब वो एंटीबॉडी है यही बीमारी से लड़ता है, तो यही क्या डिसाइड करेगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यही डिसाइड करेगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो आपका इम्यूनिटी, जिससे आप बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी यही डिसाइड करता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, पढ़ता हूँ सर, दिखाता हूँ। तो एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, ये भी यही डिसाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक पानी पीजिए, ताकि पानी ही प्लाज्मा ब्लड का सर्वाधिक प्रतिशत सर आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा का सर्वाधिक हिस्सा सर आपका वाटर है, वाटर के सर्वाधिक हिस्से में आपको सारे 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, और यहीं से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता डिसाइड हो रहा है। हमारी एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी माने बॉडी वाला पहरेदार जो कि बीमारी को मार के भगाएगा जब कोरोना का वायरस आएगा। और जब क्योंकि ये प्लाज्मा में होता है इसलिए कहा गया था कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, क्योंकि उनके में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है। तो आपके जब एंटीबॉडी बना तो आप दूसरे को देंगे तो उसका भी बॉडी बनेगा एंटीबॉडी, और वो भी प्लाज्मा उसका जो है वो कोरोना के वायरस से लड़ पाएगा। ठीक, तो आप लोग देखिए थे कि सर स्किन की चमक किस वजह से होती है, एंटीबॉडी की वजह से क्या होती है, इम्यूनिटी किससे बनता है, इतना आप सब देख लिए थे। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वही आपकी स्किन की चमक बढ़ाता है, वही प्रतिरक्षी तंत्र एंटीबॉडी बनाता है, और वही आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी भी वही रेडी करता है या बढ़ाता है। ठीक, हाँ सर। तो ग्लोबुलिन की सारी कार्यवाही हो गई। आइए एल्बुमिन में, तो एल्बुमिन का क्या काम है? तो लिखेंगे सर एल्बुमिन का काम है आपका आयनों का, आयंस जो इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन सब आप देखे थे। हाँ सर, तो आयनों लवण थे, जैसे सोडियम लवण, क्लोरीन लवण, लवण बनते हैं। तो आयनों का, आयंस या सॉल्ट्स, तो आयनों का या लवण का, आयंस का या सॉल्ट्स का, लवणों का विनियमन, या आपका रेगुलेशन ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स। विनियमन मतलब रेगुलेशन होता है, तो रेगुलेशन ऑफ आयंस या सॉल्ट्स, आयन माने आयन, सॉल्ट्स मतलब लवण। ठीक है सर। दूसरा
आपके बॉडी में जो भी आयन हैं, ठीक है, जो भी आयन हैं सर, तो आयनों के सर, लवणों के सब, तो अगर ये रेगुलेट कर रहा है आयंस और लवणस की मात्रा को, मतलब पोषक पदार्थ की मात्रा को सर रेगुलेट कर रहा है, तो क्या करेगा, आपके शरीर में कितनी ज़रूरत है, अधिक हो गया तो कम करेगा, कम हो गया तो अधिक करेगा, तो ये कुल मिलाकर के रेगुलेट कर रहा है, तो वही लिखेंगे आयनों लवणों या खनिजों के, मिनरल्स माने खनिज, तो खनिजों की मात्रा, क्वांटिटी को संतुलित करता है, बैलेंस्ड करता है क्वांटिटी को, संतुलित रखना, इसका काम है संतुलित रखना। तो भाई ये रेगुलेट करता है आयनों के, लवणों को और मिनरल्स को, आयंस को, लवणों को, आयनों को, लवणों को और आपके खनिजों को, आयंस को, सॉल्ट्स को और मिनरल्स को। तो रेगुलेट करना मैंने क्या होता है, उसको कम और ज़्यादा करना। इसलिए आप पंखे के जो स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं उसे रेगुलेटर बोलते हैं। मैंने स्पीड बढ़ा दिए घटा दिए, मैंने उसका स्पीड बढ़ा दिए घटा दिए, वैसे यहाँ पे इनकी मात्रा को बढ़ाएगा घटाएगा, तो इनकी मात्रा को कंट्रोल करेगा कौन, ये एल्बुमिन, अर्थात आपके रक्त में कितने आयंस होने चाहिए, कितने लवण होने चाहिए, सॉल्ट्स होने चाहिए, कितने आपके मिनरल्स या खनिज होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए, कम है तो बढ़ाओ, बढ़े हुए तो घटाओ, ये सब जो कंट्रोल करता है वो कुल मिलाकर के एल्बुमिन ही है। ठीक, हाँ सर। और जिस प्रक्रिया ये जो करता है घटाने बढ़ाने का काम, उसे कहते हैं दोस्त ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेट कर रहा है तो रेगुलेशन, ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस की दर को, ठीक, ऑस्मोसिस की दर को रेगुलेट कर रहा है, तो इसलिए इसे कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, क्लियर हुआ। बैलेंसिंग the amount of ions, salts and minerals। ठीक, आयन, सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयन, लवण, खनिज, ठीक, उनको बैलेंस करने का काम करता है, उनके अमाउंट में उसकी मात्रा को, कौन, एल्बुमिन, जो प्रोटीन पाया जाता है वो। ठीक है, हाँ सर। और इसी प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करता है, तो उसे ही लिखते हैं आप ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए भाई, इतना आप समझ गए तो बहुत है। इसके बाद आपके ब्लड में जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में ये तीनों प्रोटीन थे, तीनों प्रोटीन का क्या क्या काम है आप लोग ये भी देख लिए हैं। तो इतना तो आप जान गए कि सर ये कुल मिलाकर के आपके बॉडी में जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, सॉल्ट्स आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, उनको ये एल्बुमिन ही है जो उनके मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। अर्थात मात्रा को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपका, कैसे मतलब समझाऊँ मैं, ऐसा मान लीजिए आपका हाथ है, मान लीजिए यहाँ से लीक कर रहा है, लीक, और यहाँ से मान लीजिए थोड़े कट के अंदर छेदों के डैमेज हो गया, और यहाँ से आपके मिनरल्स, आयन, सॉल्ट्स अगर लीक करने लग गए, क्या लीक करने लग गए, तो लीकेज को भी रोकने का काम इसी एल्बुमिन का है। ये मान लीजिए आपकी रक्तवाहिका थी सर, रक्तवाहिका में कहीं लीकेज हो गया, वहाँ से आपके आयंस, मिनरल्स ऐसे निकलने लग गए उसमें से, तो उस लीकेज का जो रिपेयरिंग करता है, जो लीकेज को रोकता है, लीक होने से रोकता है, वह काम भी आपके एल्बुमिन का है। तो आप याद रखेंगे, लीकेज ऑफ आयंस, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन ए ब्लड वेसल इज कंट्रोल्ड बाय, इज रिपेयर्ड बाय एल्बुमिन। तो एल्बुमिन ही नियंत्रण करता है आपके लीकेज की प्रॉपर्टी को भी, यही कंट्रोल करता है। तो चलिए उसको भी अच्छे से लिखवा देता हूँ मैं। ठीक, लिखेंगे आप लोग।
कि ब्लड से लीक होने से बचाता है, इन सभी आयंस वगैरह को ब्लड से, अब लिख देता हूँ मैं, ब्लड से, रक्त से लीक होने से बचाता है। तो किसको लीक होने से? इन्हीं मिनरल्स को, आयंस को। ठीक, तो ब्लड से लीक होने से बचाता है इन आयंस को, लवर्स को, खनिजों को। कौन? एल्बुमिन ही बचाता है, एल्बुमिन ही बचाता है, एल्बुमिन ही बचाता है। हाँ सर। सर जो ग्लोबुलिन है वही हमको लड़ने की क्षमता दे रहा है। आपको सब पता चल रहा है अपने शरीर के बारे में कि आप बीमारी से लड़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबुलिन है आपके में। ठीक, हाँ सर, पूरा ग्लोबल पावर है आपके शरीर में। हाँ सर। और सर फाइब्रिनोजन का यूज ब्लड क्लॉटिंग रोकने में है, रक्त थक्का रोकने में है। रक्त का थक्का कैसे जमता है, कैसे रुकता है, सब आपको बताऊंगा मैं, उसका चिंता मत कीजिए। और इसी को अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि बताइए हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ से निकलता है वहाँ से शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाना, उसका परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन भी, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी, इसका परिवहन भी पूरे शरीर में कौन करता है? वो भी आपका एल्बुमिन ही करता है, एल्बुमिन ही करता है। अर्थात आपके मान लीजिए दिमाग में पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है सर, उसने अगर हार्मोन छोड़ा तो हार्मोन वहाँ से शरीर के पूरे अंगों तो कौन ले जाएगा सर? ब्लड ले जाएगी। ब्लड में कौन ले जाएगी? ब्लड का प्लाज्मा ले जाएगा। ब्लड के प्लाज्मा में कौन लेके जाता है? ब्लड के प्लाज्मा में जो एल्बुमिन प्रोटीन है वह लेके जाता है हार्मोन्स को। ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, हम समझ गए। तो लीकेज से बचाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ तो लिख के दे दिया हूँ। हाँ सर, तो भाई अगर लीकेज से बचा रहा है तो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं आयंस और सबकी मात्रा को कम होने से, है ना? हाँ सर, कंट्रोल कर रहा है, तो उससे आपको सब चीज़ बन जाएगा। चलिए भैया, इतना याद रहेगा? याद रहेगा सर हमको। क्लियर? चलिए, तो आप देख रहे हैं आप तो सर ब्लड में पहले सर ये 5 प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, तीनों काम पता चल गया। आयन से ये होते हैं सर उसमें आपका ये ग्लूकोज होता है। हाँ सर इन तीनों काम पता चल गया। आयंस कौन कौन से इनका पता चल गया, इनको लीक होने से बचाता है एल्बुमिन, ये पता चल गया। हार्मोन का ट्रांसफर करता है एल्बुमिन, ये पता चल गया। बीमारी से लड़ने की क्षमता ग्लोबुलिन देता है, ये पता चल गया। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है, हमने कहीं कट गया तो खून बहते मत रहे उसको रोकता है, ये फाइब्रिनोजन उसमें सहायक है, ये पता चल गया। और ब्लड का थक्का आपको मैं दिखा के बताऊंगा पूरा कैसे काम होता है, उसका टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, तो आपके ब्लड में सर 2 हिस्सा होता है सर आपका। सर एक इसका तरल भाग होता है प्लाज्मा वाला, तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी हो गई ना। क्या सर उसमें पानी कितनी होती है, प्रोटीन कौन कौन सी है, आयंस कौन कौन से हैं, ग्लूकोज कौन कौन सा है। हाँ सर, तो अब आपके सामने जो बचता है ब्लड का हिस्सा सर, प्लाज्मा वाला कंप्लीट हो गया आपका दोस्त यहाँ से। अब आपका आएगा ये वाला हिस्सा 45% वाला, अन्य 45% वाला हिस्सा। अब हमको ये पढ़ना है। ठीक, हाँ सर, जब ये पढ़ना है तो चलिए, उससे पहले मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। यहीं पे आप लोगों को एक काम करता हूँ दिखाने का कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। आपको मैं थोड़ा एनिमेशन दिखाता हूँ ताकि आप देख के उसको समझ सकें कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ठीक, वीडियोस ब्लड क्लॉट एनिमेशन वीडियो। ठीक, हाँ सर, चलिए देखते हैं। आइए, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक, मान लीजिए कट गया आपका तो खून निकलने लग गया आपके हाथ से। देखिए ये थी स्मॉल आर्टरी, देखिए कट गया आपका हाथ से। हाँ सर कट गया, तो ये पॉज कर रहा हूँ मैं 1 मिनट। देखिए जब सर कट गया तो आयंस वगैरह लीक कर जाएंगे, तो आयंस को वहाँ से लीक करने से, खनिज को, मिनरल्स को लीक होने से बचाता है एल्बुमिन। और एल्बुमिन वहाँ से लीक मत हो, आयंस, खनिज, मिनरल्स उसको रोकता है सर, सॉल्ट्स वगैरह उसको एल्बुमिन रोक लिया।
और जो ब्लड वहाँ से निकलेगा उसको बहने से तो रोक लिया, मान लीजिए यही पकड़ करके हमारे यहाँ इस चीज़ को रिपेयर करना, तो इसको रिपेयर करने का काम आपका बाकी कौन कौन करेगा वो देखिए आप। तो लिखा सर रेड ब्लड सेल, ये आपका जो लाल वाले आरबीसी है, तो वाइट वाला दिख रहा है सर ये डब्ल्यूबीसी है, ये सर काले काले छोटे छोटे दिख रही है आपके सर प्लेटलेट्स हैं, ठीक। हाँ सर, तो रेड ब्लड सेल्स आर द सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यही कैरी करते हैं, पता ही आपको भाई। प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, क्लॉट, देखिए क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो पीले पे दिख रहा है आपको, पीला पीला, हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प ब्लड टू क्लॉट। तो आपके ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर सब याद रखेंगे, आपको आगे बताऊंगा मैं। सो जो क्लॉटिंग फैक्टर है सर, वही फैक्टर जो है ना सर, वही ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, ठीक। तो हाँ सर, क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए अब आपका जैसे शरीर कटा तो इसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब निकलने लगे, प्लेटलेट्स वगैरह निकलने लगे, अब कट के ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द वाउंड, तो कटे हुए एरिया से आपके खून बाहर निकलने लग गया, देखिए बाहर निकल रहा है। हाँ सर, बाहर निकल रहा है सर, देखिए बाहर निकल रहा है सर, बाहर निकलते यार, देखिए बाहर निकलते गया और आके यहाँ पे देखिए चिपक गए, चिपक करके प्लेटलेट्स एडहियर टू द कट एजेस, और जो कटिंग एज था अंदर का, वहाँ पे आके प्लेटलेट्स क्या किए, चिपक गए पूरा। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉट में बहुत योगदान देते हैं, आपको सबसे पहले ये समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। और फिर देखिए द क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी इंक्रीजेज, अब जैसे ये प्लेटलेट्स और ये सब अगर चिपके तो अब यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिविटी चालू होगा, क्यों इसके आगे के हिस्से को रिपेयर करना चालू करेंगे, तो अंदर से तो इसको ये रिपेयर कर दिया, ठीक। हाँ सर, क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेज फाइब्रिन, देखिए फाइब्रिन आया, ये दिख रहा है। हाँ सर, आप बार बताते थे कुछ रेशा जैसे होता है, फाइब्रिन बोलते हैं इसको, फाइब्रिनोजन आप पढ़े थे, फाइब्रिनोजन से ही फाइबर बनता है, तो वही फाइब्रिन जो बना है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, तो फाइब्रिनोजन जो आप पीछे पढ़े थे उसी से फाइब्रिन बनता है, वही फाइब्रिन जो है आपको ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, तो देखेंगे और वो जाके पूरे जाली से बना देगा। हाँ सर, क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेज फाइब्रिन टू स्टिक टुगेदर एंड सील द वाउंड, अर्थात क्लॉटिंग फैक्टर का क्या काम है, वो सर जो फाइब्रिन है, जो रेसे हैं उनको चिपकाने का काम करती है, ये चिपकाया तो इनके बीच चिपक रहा जो ग्लू है, गोंद है, वो काम कर रहा है फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक। तो ये हो गया फाइबर, ये हो गया फाइबर, दोनों बीच में जो गोंद है, ग्लू है, वही आपका फैक्टर, ठीक। तो लिखा है स्टिक टुगेदर एंड सील द बाउंड, और उसको सील करने का काम करता है आपस में फाइबर को, कौन, क्लॉटिंग फैक्टर। तो फाइब्रिन, क्लॉटिंग फैक्टर सब आपको काम पता चल रहा है। हाँ सर, देखिए रिपेयर हो गया आपका नलिका जो कटी जो ठीक हो गई, ठीक दोस्त। चलो भैया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। और एक देखिए वीडियो ताकि आपको धीरे धीरे समझ आए। देखिए इसका हाथ कट गया था और उसी कटे हुए इससे खोल दिया, ये तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ देखेंगे आप सर, और ब्लड में, ब्लड कोगुलेशन में सर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, इस्नोफिल्स, प्लाज्मिन, फाइब्रिनोजन, देखिए फाइबर है ना रेसे जैसा। हाँ सर, इंट्रिसिक फैक्टर, ये फैक्टर यही फैक्टर थे, इंट्रिसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अंदर से जुड़े तो इन से जुड़े, अंदर से जोड़ने का काम इंट्रिसिक फैक्टर, बाहर से सील करने का काम एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो इन और एग्जिट। हाँ सर, और कॉमन पाथवे फैक्टर, दोनों के लिए कॉमन पाथवे रेडी करेगा वो कॉमन पाथवे फैक्टर। तो 3 टाइप के फैक्टर आप देख रहे हैं। हाँ सर, चलिए ठीक है सर। देखिए ब्लड बह रहा है। हाँ सर, ये लाल लाल आरबीसी है। हाँ सर, ब्लड कोगुलेशन कैसे होगा, देखिए रक्त बह रहा है, आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, प्लेटलेट्स आ गया, फाइबर वो आ रहा है, फाइबर आ रहा है उधर से, ये सामने से आ रहा है आपके, जो जहाँ से हिस्सा कटा कर वहाँ से आ रहा है बाहर बाहर बाहर, ठीक। पूरा 3D में है, देखिए एकदम मस्त, एयर टकराया आके, तो जो कटा है वहीं से बाहर आ रहा है। हाँ सर, जो कटा है वहीं से बाहर आ रहे हैं सर शरीर से। देखिए रक्त नलिका कट गई है, उसमें छेदा हो गया है, वहाँ से बाहर आ रहा है। देखिए छोटे छोटे आगे देखिए जाली बना रहे हैं, देखिए जाली बन गया। हाँ सर, जाली बन गया सर। देखिए अब प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है सर, ये प्लेटलेट्स हैं सर, प्लेटलेट्स, तो छोटे छोटे कण थे वो प्लेटलेट्स हैं। मैं क्यों आपको बोला ब्लड क्लॉटिंग बात पढ़ा, क्योंकि प्लेटलेट्स सब भी आप नहीं पढ़े हैं सर। देखिए प्लेटलेट्स पूरा जम गया सर।
अब सर देखिए जो फाइबर है, जो फाइब्रिनोजन से, देखिए फाइब्रिनोजन है, हाँ सर फाइब्रिनोजन, और फैक्टर, देखिए फैक्टर आ गए, और फैक्टर उसको सील करने का काम कर रहे हैं, जितने फाइब्रिनोजन है आपस में उसको सील कर रहे हैं, अच्छे से चिपका रहे हैं, ठीक। हाँ सर, थ्रोम्बोकिनेज, तो जो चिपका रहे हैं इसमें थ्रोम्बोकिनेज करके प्रोसेस को बोलते हैं। देखिए उसके ऊपर बनाने लगे, पूरे क्लियर बना रहे हैं, उसे थ्रोम्बोकिनेज बोलते हैं, ठीक। हाँ सर, ग्रीन लेयर जो बना, ठीक है सर। अब देखिए उसमें आगे फिट होने लग गया। प्लाज्मिन्स जो है, प्लाज्मिन्स जो प्लाज्मा हम पढ़ते हैं, ब्लड प्लाज्मा, हाँ सर, वही आकर किस पे बने और फिर से अंदर की नली को पहले जैसा बना दिए। क्लियर, उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को ब्लड कोगुलेशन समझ में आ गया हो पूरा अच्छे से एनिमेशन के थ्रू, आप लोगों को कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए मेरे दोस्त तो मगर मैं आप लोगों को ब्लड कोगुलेशन यहाँ वीडियो तो देख लिए, मगर मैं अलग से तब पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को प्लाज्मा पूरा पढ़ाया हूँ, मगर जब मैं इधर आपका सॉलिड वाला पार्ट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ा दूंगा तब आपको पढ़ाऊंगा मैं ब्लड कोगुलेशन, क्योंकि आप पता है सर सबसे पहले प्लेटलेट्स का छोटे छोटे आपका अगर के आइटम जुड़ा था, तो आप जब सब जान जाएंगे तब उसको पढ़ाने का मतलब है, इसलिए उसको बाद में पढ़ाऊंगा, मगर यहाँ आप लोगों को शब्द आ गया था इसलिए दिखा दिए एक बार ताकि आपको नॉलेज हो जाए, ठीक। बस तो जितने क्वेश्चन बनने चाहिए वो आप सब वहाँ से बन जाएंगे आपसे, है ना। चलिए भाई, तो हमारा प्लाज्मा वाला हिस्सा खत्म होता है सर अब चालू होगा सर आपका सेल या कॉर्पुसल्स वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए, तो यही फाइब्रिनोजन था जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और जाके उसको चिपकाता है और बोल के लिखे ये रक्त थक्का ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। हाँ सर, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे, तो सर ब्लड सेल्स ये कोशिकाएं या आपका कॉर्पुसल्स, सर रक्त कोशिकाएं या आपका रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं क्यों बोलते हैं, कणिकाएं क्यों बोलते हैं, मैं बताया था कि सर इसमें आरबीसी पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो सब आपको बता चुका हूँ। पहली बात सर, ये जो होते हैं आपके रक्त का ये 45% हिस्सा होते हैं, ठीक। हाँ सर, ये 3 हिस्से में बटा होता है। सर 3 हिस्से में सर आपका आरबीसी, सर डब्ल्यूबीसी, सर आपका प्लेटलेट्स, ठीक है सर। सर आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या कार्पुसल्स, तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही है, दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। हाँ सर, रेड ब्लड सेल को बोलेंगे लाल, ब्लड को रक्त, सेल को कोशिकाएं, तो लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है सर। सर श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है सर। और सर प्लेटलेट्स को बोलते हैं हिंदी में सर आपका बिम्बाणु, लो बेटा नाम चाहिए था हिंदी में, लो बिम्बाणु, ठीक है। हाँ सर। सर डब्ल्यू बी से जो होता है आपका सर वो 5 प्रकार का होता है सर, 5 प्रकार का, यहाँ से हम लिख देता हूँ इतना प्रकार का सर, 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का होता है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक। हाँ सर। चलिए अब मैं आप लोगों को ब्लड सेल्स का इमेज लिखा देता हूँ, उसको ले आते हैं। अब तो आप इतने बार इमेज में वीडियो में देख लिए हैं कि आपको पता ही होगा। ब्लड सेल्स,
ठीक, तो दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये आपका है ब्लड सेल्स के 3 हिस्से। देखिए हाँ सर, अब बताए थे कि एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, एक डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक आपको प्लेटलेट्स है, बिम्बाणु। ठीक है सर। आरबीसी ऐसी दिखती है सर, प्लेटलेट्स ऐसी छोटे छोटे कण होते हैं सर, दिख रहे हैं आपको। और आपको सर बताए थे 5 प्रकार के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, तो 1 2 3 4 5। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इन सब का क्या क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे। आरबीसी का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है, हम इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो समझ में आ गया बात? हाँ सर, याद रहेगा। और प्लेटलेट को ही आपका बिम्बाणु बोलते हैं, याद रखेंगे सर। बिम्बाणु, ये आपका बिम्बाणु ऐसा भी लिख सकते हैं, बिम्बाणु। ठीक है, हाँ सर। चलिए भैया, तो हम अब नेक्स्ट आपका चालू करेंगे इसी ऊपर ना। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे चालू करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, एक एक चीज़ एनिमेशन के थ्रू देख देख के, सोच सोच के, समझ समझ के कैसे कैसे काम होता है ना। ठीक है सर। तो चलिए इसी तरीके से हर चीज़ समझते हुए चलिए, अपने खुद के शरीर के बारे में जानते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। इसको पढ़ने के मूड से कभी मत देखिए, सीखने के मूड से देखिए कि मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ सीखते हैं तो उसको कभी नहीं भूलते। जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीखे हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। वैसे आप सीखिए तो सीखा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलता आदमी पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता है ना। ठीक, रीडेबल चीज़ भूल जाता है, मगर लर्निंग वाला चीज़ आदमी कभी नहीं भूलता। तो लर्न कीजिए, रीड नहीं। ठीक, चलिए तो यहीं आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।